नमस्कार। आज हम भारत के कारोबारी माहौल में जो कुछ ताज़ा और अहम हलचलें हो रही हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई जाने-माने समाचार स्रोतों से जुटाई गई जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से सबसे ज़रूरी बातें निकाल पाएं। हमारा मकसद साफ है, इन खबरों और रुझानों के पीछे जो बड़े मतलब छिपे हैं, उन्हें समझना, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को बल्कि दुनिया में उसकी जगह को भी नया आकार दे रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे मुद्दे से जो आजकल हर तरफ छाया हुआ है, तकनीक, रोजगार, भविष्य। मेरा मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखते हैं इसके क्या मायने हैं। पहली ही खबर थोड़ी चिंताजनक लगती है। सुनने में आ रहा है कि एआई चैटबॉट्स भारत के विशाल आईटी बीपीओ सेक्टर में वो जो पारंपरिक कॉल सेंटर जॉब्स होती थी, उनकी जगह ले रहे हैं। कहा जा रहा है हजारों नौकरियां इसकी वजह से ऑटोमेट हो रही हैं। ये तो रोजगार के लिहाज से एक बड़ी उथल-पुथल लगती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ नौकरियों के जाने का मामला नहीं है। यहाँ जो पैटर्न जो उभर रहा है वो है ऑटोमेशन का बड़े पैमाने पर आना और पूरे वर्कफोर्स में एक बड़े बदलाव की जरूरत। देखिए, भारत का आईटी बीपीओ सेक्टर, खासकर कॉल सेंटर्स, दशकों से लाखों लोगों को रोजगार देता आया है। अब उसे इस नई हकीकत से जूझना होगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये सेक्टर और इसमें काम करने वाले लोग वो कैसे ढलेंगे। हाँ, ये सवाल तो है। क्या रातों रात नए स्किल्स सीखना मुमकिन है? दशकों से तो कॉल सेंटर भारत की एक पहचान जैसे रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ नौकरियां जाने की ही कहानी है या इसका कोई और पहलू भी है? मतलब क्या ये कंपनियां इन कर्मचारियों को एआई से जुड़े कुछ नए तरह के कामों के लिए तैयार नहीं कर सकती? देखिए, कोशिशें तो यकीनन हो रही होंगी, लेकिन चुनौती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। कॉल सेंटर की भूमिका से मान लीजिए एआई मॉडल ट्रेनर या डेटा एनोटेटर की भूमिका में जाना, ये एक बड़ा बदलाव है। इसके लिए इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए, अलग तरह की सोच चाहिए और साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि एआई खुद कितनी तेजी से विकसित हो रहा है। हो सकता है आज जो नई नौकरियां बन रही हैं, वो भी ऑटोमेट हो जाए। ये तो एक लगातार चलने वाली दौड़ है। वाकई ये तस्वीर तो बदलती रहेगी। चलिए तकनीक की दुनिया में ही रहते हैं, लेकिन एक थोड़ी सकारात्मक खबर की ओर बढ़ते हैं। गुजरात से भारत का पहला मल्टी चिप मॉड्यूल मतलब एमसीएम बनकर निकला है और सुनने में आया है कि 900 पावर मॉड्यूल एक अमेरिकी फर्म को भेज भी दिए गए हैं। ये एमसीएम क्या चीज़ है और ये इतनी बड़ी बात क्यों है? हाँ, एमसीएम यानी मल्टी चिप मॉड्यूल, ये एक एडवांस्ड पैकेजिंग तकनीक है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक ही पैकेज में कई छोटे छोटे चिप्स को बहुत बहुत कुशलता से एक साथ फिट कर दिया जाता है। इससे होता क्या है कि डिवाइस का प्रदर्शन बेहतर होता है, साइज छोटा हो जाता है और बिजली की खपत भी कम हो सकती है। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। सप्लाई चेन बहुत लंबी और बिखरी हुई है। भारत अब तक इस चेन के कुछ ही हिस्सों में था। एमसीएम बनाना ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ डिजाइन या सिंपल असेंबली नहीं, बल्कि सप्लाई चेन की जो मुश्किल और ज्यादा वैल्यू वाली कड़ियां हैं, जैसे एडवांस्ड पैकेजिंग, उसमें भी अपनी जगह बना रहा है। तो ये आत्मनिर्भरता और क्या कहते हैं, वैश्विक सेमीकंडक्टर मैप पर एक अहम खिलाड़ी बनने की दिशा में एक छोटा पर मजबूत कदम है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक कुर्जा बनाने से कई ज्यादा बड़ी बात हुई। ये तो पूरी वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ने जैसा है। और शायद इसी महत्वाकांक्षा को देखते हुए बड़े निवेश भी आ रहे हैं, जैसे गूगल का सुना है विशाखापत्तनम में $15 अरब। बहुत बड़ा निवेश है ये। एक बड़ा एआई हब बना रहा है गूगल, डेटा सेंटर और फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के साथ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही बड़ा निवेश है और ये साफ दिखाता है कि गूगल भारत के डिजिटल भविष्य को लेकर कितना कितना सीरियस है। देखिए, डेटा सेंटर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स ये किसी भी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं और एआई के लिए तो इनकी जरूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि एआई को बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना होता है। विशाखापत्तनम का चुनाव जाना भी दिलचस्प है। शायद वहां की लोकेशन, सरकारी नीतियां, ये सब वजह होंगी। हाँ, और सिर्फ गूगल ही नहीं, अकमाई भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा है ना। वो इन्विडिया के ब्लैकवेल चिप्स का इस्तेमाल करके एआई इन्फ्रेंस क्लाउड बना रहे हैं। ये इन्फ्रेंस क्लाउड और एज एआई कंप्यूटिंग क्या होता है और ये ब्लैकवेल चिप्स इतने खास क्यों हैं? हाँ, अकामाई का प्रोजेक्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एनवीडिया के ब्लैकवेल चिप्स वो इस वक्त एआई कंप्यूटिंग के लिए सबसे शक्तिशाली, सबसे एडवांस चिप्स में से हैं। अब
AI इन्फ्रेंस क्लाउड का मतलब है एक ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो खास तौर पर जो पहले से ट्रेंड AI मॉडल्स हैं उनको तेजी से चलाने और नतीजे देने के लिए बना है, इन्फ्रेंस करने के लिए। और एज AI कंप्यूटिंग का मतलब है डेटा को क्लाउड में भेजने के बजाय डिवाइस के नज़दीक यानी एज पर ही प्रोसेस करना। इससे स्पीड बढ़ती है, लेटेंसी कम होती है और प्राइवेसी भी बेहतर हो सकती है। अकामाई का फोकस एज AI पर है, जो आगे चलकर कनेक्टेड कार, स्मार्ट फैक्ट्री, IoT डिवाइसेस, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो एक तरफ गूगल का बड़ा डेटा सेंटर और दूसरी तरफ अकामाई का एज AI क्लाउड, ये दोनों मिलकर भारत को AI डेवलपमेंट और एप्लीकेशन के लिए एक बहुत मजबूत बेस दे रहे हैं। समझ गई। यानी एक तरफ बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और दूसरी तरफ तेजी से लोकल प्रोसेसिंग। ये तो AI इकोसिस्टम के लिए जबरदस्त माहौल बन रहा है। अच्छा, तकनीक से थोड़ा हटकर निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ भी एक बड़ी साझेदारी की खबर है। रोल्स रॉयस और भारत फोर्ज ये मिलकर भारत में बिजनेस और रीजनल जेट इंजनों के लिए फैन ब्लेड बनाएंगे। रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी का भारत में इंजन के इतने अहम पुर्जे बनाना, ये तो बड़ी उपलब्धि लगती है। निश्चित रूप से ये एक बहुत अहम साझेदारी है। देखिए, जेट इंजन के फैन ब्लेड बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत हाई लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए, मटेरियल साइंस की समझ चाहिए और प्रिसिजन मतलब बहुत सटीकता चाहिए। इसे ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ऐसी चीजें बनाना जिनमें बहुत जटिल तकनीक लगती है, खास स्किल्स चाहिए और क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत सख्त होते हैं। तो ये साझेदारी न सिर्फ मेक इन इंडिया को ताकत देती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि भारत अब सिर्फ कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, बल्कि हाईटेक और एरोस्पेस जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। इसमें सिर्फ निर्माण नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट भी शामिल है। हाँ, ये हुई ना मेक इन इंडिया की असली बात, जहां सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि असली इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बन रही है। चलिए, जब हवाई जहाज के पुर्जों की बात हो ही रही है तो पूरे विमानन क्षेत्र, एविएशन सेक्टर पर ही नजर डाल लेते हैं। यहाँ भी गतिविधियां तेज है। टाटा समूह वाली एयर इंडिया वो अपने इंटरनेशनल विस्तार के लिए एयरबस और बोइंग से 300 नए विमान खरीदने की बातचीत कर रही है। 300 विमान, ये संख्या तो मतलब किसी भी लिहाज से बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। हाँ, ये हाल के एविएशन इतिहास के सबसे बड़े ऑर्डर्स में से एक हो सकता है। ये एयर इंडिया के कायाकल्प और उसे एक बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन बनाने की जो टाटा की महत्वाकांक्षा है, उसे साफ दिखाता है। लेकिन इसके मायने सिर्फ एयर इंडिया तक ही नहीं है। इतने बड़े ऑर्डर का मतलब है कि टाटा समूह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बाजार में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है। ये भारत के बढ़ते मिडिल क्लास, बढ़ती आय और दुनिया से जुड़ने की जो इच्छा है, उसका भी संकेत है। लेकिन क्या भारत का एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरा मतलब है एयरपोर्ट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट्स, क्रू, क्या ये सब इतने बड़े विस्तार के लिए तैयार है? 300 नए विमानों को संभालना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी, ये बहुत वाजिब सवाल है। निश्चित रूप से इतने विमानों को शामिल करने के लिए जमीन पर बहुत तैयारी करनी होगी। एयरपोर्ट्स अपग्रेड करने होंगे, नए टर्मिनल्स बनाने होंगे, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को और आधुनिक बनाना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, हजारों की संख्या में पायलट, केबिन क्रू, मेंटेनेंस इंजीनियर, इन सबको ट्रेन करना होगा। ये ऑर्डर सिर्फ विमान खरीदने का सौदा नहीं है, ये पूरे भारतीय एविएशन इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी परीक्षा भी है और एक बड़ा अवसर भी। सरकार और इंडस्ट्री दोनों को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। तो ये विमानन क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत है जिसके असर दूर तक जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा रुख बदलते हैं। विदेशी निवेश और रिटेल बाजार की तरफ देखते हैं। यहाँ भी कुछ दिलचस्प हो रहा है। पेरिस का मशहूर लग्जरी रिटेलर है गैलरीज लैफियट। वो इस नवंबर में मुंबई में अपना पहला भारतीय स्टोर खोल रहा है। मतलब अब पेरिस का फैशन सीधे मुंबई में। हाँ, ये भारत के लग्जरी रिटेल बाजार के लिए एक मील का पत्थर है, बिल्कुल। गैलरीज लैफियट सिर्फ एक स्टोर नहीं है, वो एक अनुभव है, एक डेस्टिनेशन है। उसका भारत आना ये दिखाता है कि दुनिया के जो सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड हैं, वो अब भारतीय बाजार को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। ये न सिर्फ भारतीय कंज्यूमर्स की बढ़ती खर्च करने की क्षमता दिखाता है, बल्कि उनकी बदलती पसंद, ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में उनकी जागरूकता, वो सब दिखाता है। और ये मुंबई को दुनिया के लग्जरी शॉपिंग मैप पर और मजबूती देगा। इस पर भी खर्च करने को तैयार हैं और शायद इसी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बड़ा निवेश आ रहा है।
हुंडई की खबर है 2030 तक भारत में नए मॉडल लाने के लिए $5 अरब का निवेश। बिल्कुल, हुंडई का ये निवेश भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार के साइज और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनमें उनके गहरे विश्वास को दिखाता है। $5 अरब का निवेश सिर्फ मौजूदा मॉडलों को अपडेट करने के लिए नहीं होगा। इसमें नए प्लेटफॉर्म होंगे, भविष्य की टेक्नोलॉजी होगी, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीज पर बड़ा दांव शामिल होने की पूरी संभावना है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ऑटो बाजारों में से है। हर बड़ी कंपनी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगी। और इसी निवेश के संदर्भ में एक और रुझान की बात हो रही है कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, विदेशी निवेश के लिए एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वहाँ कुछ खास बात है? हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ अक्सर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया है। कुशल मानव संसाधन, खासकर इंजीनियरिंग और आईटी में वो ज़्यादा उपलब्ध हैं। और सरकार की नीतियां भी निवेश अनुकूल रही हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियों के R&D सेंटर पहले से ही बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में हैं। तो वो जो मौजूदा इकोसिस्टम है वो नए निवेशकों को खींचता है। इसके अलावा बंदरगाहों तक अच्छी पहुंच भी एक फैक्टर हो सकता है। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं कि विदेशी निवेश, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या आईटी, वो दक्षिण भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि क्या इससे एक तरह का क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो सकता है? क्या देश के बाकी हिस्सों को भी ऐसे निवेश खींचने के लिए और प्रयास करने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है। विकास का लाभ पूरे देश तक कैसे पहुंचे? चलिए अब जरा व्यापार और अर्थव्यवस्था के कुछ बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एक खबर है कि भारत अमेरिका से तेल का आयात बढ़ाने जा रहा है और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और टैरिफ यानी आयात शुल्क जैसे मुद्दों पर जो व्यापार वार्ता रुकी हुई थी वो फिर से शुरू होगी। हाँ, ये जियोपॉलिटिकल और आर्थिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए एक प्रमुख चिंता है और अमेरिका हाल के वर्षों में भारत के लिए तेल और गैस का एक अहम सप्लायर बनकर उभरा है। आयात बढ़ाना वो ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि किसी एक सप्लायर पर निर्भरता कम हो। साथ ही व्यापार वार्ता का फिर से शुरू होना भी पॉजिटिव है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनाना जरूरी है। टैरिफ, बाजार तक पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार वगैरह। ये बातचीत दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ ताज़ा मैक्रो इंडिकेटर्स देखते हैं जो हमें अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाज़ा देते हैं। कई बिंदु हैं मेरे पास। पहला, सोने का आयात बढ़ा है और उसकी वजह से व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट 13 महीने के हाई पर पहुंच गया है। ये तो चिंता की बात लगती है। लेकिन दूसरी तरफ खबर है कि व्यापार को लेकर अच्छी उम्मीदों के चलते रुपया मजबूत हुआ है। अच्छा, कंपनियों के अच्छे नतीजों के कारण भारतीय शेयर बाजारों में तेजी आई है। आईटी कंपनी विप्रो ने उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे दिए हैं और कैनरा रोबोको का आईपीओ जब बाजार में आया तो उसने पहले ही दिन 13% की बढ़त हासिल की। हाँ, ये आंकड़े वाकई एक मिलीजुली तस्वीर पेश कर रहे हैं जो अक्सर एक बड़ी और जटिल अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। व्यापार घाटे का बढ़ना, खासकर सोने जैसी चीज के आयात से, जो कि कोई उत्पादक संपत्ति नहीं है, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। ये दिखाता है कि हम निर्यात से ज्यादा आयात कर रहे हैं। इससे फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव पड़ सकता है, रुपये पर भी नेगेटिव असर आ सकता है। हालांकि अभी रुपया मजबूत बताया जा रहा है। रुपये की मजबूती वो शायद विदेशी निवेश के आने या भविष्य में निर्यात बढ़ने की उम्मीदों पर आधारित हो सकती है। ये आयात को सस्ता बनाता है, लेकिन हाँ, निर्यातकों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। शेयर बाजार की तेजी और विप्रो जैसे कंपनियों के अच्छे नतीजे ये अर्थव्यवस्था की अंदरूनी मजबूती का संकेत देते हैं। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा कर रहा है, निवेशक आशावादी हैं। कैनारा रोबेको आईपीओ की सफलता भी बाजार में पॉजिटिव माहौल और निवेश के लिए जो पैसा उपलब्ध है, लिक्विडिटी, उसको दर्शाती है। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? कई सकारात्मक ताकतों जैसे घरेलू मांग, कॉर्पोरेट मुनाफा, निवेश का आना, इनके बीच एक संतुलन बना रही है। यह एक डायनामिक स्थिति है। आगे देखना होगा कि कौन से फैक्टर्स ज्यादा हावी होते हैं। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये साफ है कि भारत का कारोबारी माहौल कई स्तरों पर बदल रहा है, बहुत तेजी से। एक तरफ एआई जैसी नई तकनीक रोजगार के लिए चुनौती है, तो दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर, एआई हब, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में हम बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। विमानन क्षेत्र में बहुत बड़े विस्तार की तैयारी है। विदेशी निवेश लगातार आ रहा है, चाहे वो लग्जरी रिटेल हो या ऑटोमोटिव। और अर्थव्यवस्था के बड़े संकेतक एक जटिल लेकिन काफी हद तक एक सकारात्मक कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर संक्षेप में कहें तो भारत एक ही साथ कई मोर्चों पर जूझ भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है।
तकनीकी बदलावों मतलब टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन का सामना करना पड़ रहा है, जैसे हमने कॉल सेंटर वाली नौकरियों के मामले में देखा। लेकिन साथ ही वो तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की महत्वाकांक्षा भी रखता है। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, विशाल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जेट इंजन के पुर्जे बनाना, ये सब उसी दिशा में कदम है। और दुनिया भर के निवेशक भी भारत की क्षमता पर भरोसा जता रहे हैं। ये एक तरह से चुनौती और अवसर का एक अनूठा संगम है। और इसी संगम से जुड़ा एक सवाल मन में आता है जिस पे शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। आज हमने देखा कि भारत हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि लग्जरी रिटेल में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि अगले 5 सालों में इस रफ्तार को बनाए रखने और इसे शायद और तेज करने के लिए भारत को किस तरह के हुनर, किस तरह के स्किल्स और किस तरह के बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे ज्यादा जरूरत होगी? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भविष्य की इन जरूरतों के लिए तैयार है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे विचार करना बहुत जरूरी है।